Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज हम नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अब ये फील्ड क्या हो सकती है? ये फील्ड रियल नंबर की भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है। तो वी कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड एफ के ऊपर। द वेक्टर स्पेस V is called normed vector space if and only if corresponding to every vector alpha there exists a real number norm alpha such that norm alpha क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। और कभी ये बाय द चांस 0 हो जाए तो अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा खुद 0 हो जाना चाहिए। सेकेंड, अगर हम नॉर्म पता करें ए अल्फा का तो क्या है? मॉडुलस ए नॉर्म अल्फा आ जाए। और थर्ड पॉइंट है, अगर हम a प्लस बी का नॉर्म पता करते हैं तो ये लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए नॉर्म a प्लस नॉर्म b। ये इतना, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है किसी वेक्टर स्पेस में तो वो वेक्टर स्पेस कहलाता है नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। फर्स्ट क्या है? नॉन नेगेटिविटी, यानी कि नॉर्म अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। बाय द चांस कभी 0 हो जाए तो अल्फा खुद क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ए अल्फा का नॉर्म हम पता करने जाएंगे तो मॉडुलस ए नॉर्म अल्फा आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ना, नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा का पता करेंगे अगर नॉर्म हम तो क्या आ जाएगा? ये लेस देन आर इक्वल टू होगा किसके? नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा के। तो नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस पर ही बेस्ड एक थ्योरम कर लेते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होते हैं। तो मान लेते हैं हम कि V कोई क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अब अगर हमें ये प्रूफ करना है ये नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस है या नॉर्म्ड स्पेस है तो हमें क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा? फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा नॉर्म ऑफ अल्फा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। सेकेंड, हमें प्रूफ करना पड़ेगा नॉर्म ऑफ ए अल्फा क्या होगा? नॉर्म ऑफ ए अल्फा होगा मॉडुलस ए नॉर्म ऑफ अल्फा होगा। और थर्ड पॉइंट हमें प्रूफ करना रहता है नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा और प्लस में कितना? नॉर्म ऑफ बीटा। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर हम प्रूफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो देखते हैं, हमें पता है कि ये जो नॉर्म होता है ये क्या होता है? लेंथ ऑफ इनर प्रोडक्ट, लेंथ ऑफ वेक्टर्स होता है ना। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं हम जानते हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट होता है। देयरफॉर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हमें ये पता है इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन से कि अल्फा अल्फा का जो अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होता है। अगर अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होता है तो नॉर्म अल्फा का स्क्वायर भी क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा इसका मतलब क्या होगा? नॉर्म अल्फा भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है। ओके, देन ये कंडीशन तो अपन ने प्रूव कर दी। अब 0 वाली कंडीशन भी ले लेते हैं। बताओ, हमें ये पता है कि हमें ये पता है कि अल्फा अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होता है ये 0 कब होता है? इफ एंड ओनली इफ अल्फा की वैल्यू क्या हो? 0 हो। अब अल्फा अल्फा के इनर प्रोडक्ट से कौन कनेक्ट है? नॉर्म अल्फा का स्क्वायर कनेक्ट है। तो इसका मतलब नॉर्म अल्फा का स्क्वायर ये 0 होगा केवल और केवल तभी जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? 0 हो। और अगर नॉर्म अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल है इसका मतलब अल्फा के स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी? जब अल्फा की वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल हो। दैट्स वाई नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा। और दूसरी कंडीशन, बाय द चांस नॉर्म अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी 0 होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई हो गई।
अब चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, पता करते हैं नॉर्म अल्फा नॉर्म ए अल्फा का स्क्वायर क्या होगा। तो हमें पता है नॉर्म अल्फा का स्क्वायर क्या होता है, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा नॉर्म ए अल्फा का जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा से। अब हमने ये पढ़ रखा है अगर आगे से एलिमेंट बाहर आता है तो ऐसा कैसा ही आता है, और अगर पीछे से एलिमेंट आता है तो उसका क्या हो जाता है बाहर हो जाता है। यानी कि ये जो स्टेप है कैसा होगा ए बाहर और अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा से ऐसा, और नेक्स्ट स्टेप में पीछे से ए बाहर आएगा तो ए का क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। और हमें ये भी पता है जेड का मल्टीप्लाई अगर जेड बाहर से होता तो ये आता है मॉडुलस में जेड का क्या स्क्वायर। तो ए का मल्टीप्लाई अगर ए बाहर से होगा तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, और आगे अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट क्या होता है नॉर्म अल्फा का स्क्वायर। अब अगर हम इधर देखें तो इधर चल रहा है नॉर्म ऑफ ए अल्फा का स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा ए अल्फा का जो नॉर्म है ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए और नॉर्म ऑफ अल्फा, ऐसा हो जाएगा। देन इसके आगे चलते हैं, हमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए फिर से हम यही कहेंगे कहेंगे हमें ये पता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर क्या होता है अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट होता है। अगर अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट होगा तो नॉर्म ए अल्फा सॉरी नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से। इसके आगे चलेंगे, इसका मतलब अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से और बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से, वही पहले वाली डेफिनेशन ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी वाला। फिर अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट, फिर अल्फा का बीटा से इनर प्रोडक्ट, फिर बीटा से अल्फा का इनर प्रोडक्ट और बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट, ऐसा हो जाएगा है ना। ऐसा ही तो होता है प्रोडक्ट, अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट, अल्फा का बीटा से इनर प्रोडक्ट, बीटा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट और बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट, इस तरीके से हो जाएगा। अल्फा से अल्फा का इनर प्रोडक्ट होता है नॉर्म अल्फा का क्या आता है स्क्वायर आ जाता है। ऐसे ही बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट होगा नॉर्म बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया और बीटा अल्फा को कॉन्जुगेट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगा के अल्फा बीटा का क्या लिख दिया कॉन्जुगेट लिख दिया। अब हमें ये पता है अगर जेड बार में जेड बार प्लस होता है यानी जेड में जेड का कॉन्जुगेट प्लस होता है तो टू रियल जेड आ जाता है। इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा का कॉन्जुगेट प्लस होगा तो क्या आ जाएगा टू रियल अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसे ही हम कैसा लिख सकते हैं, इसे ही लिख सकते हैं यहाँ पे लेस देन आर इक्वल्स टू की कंडीशन लगा दो, हम क्या लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस और प्लस में नॉर्म बीटा का स्क्वायर। और हमने स्वार्ज इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है कि अगर मॉडुलस पता कर रहे हो अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का तो ये क्या होता है लेस देन आर इक्वल्स टू होता है नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा के। ओके, तो इस तरीके से ये स्वार्ज इनइक्वालिटी यूज करके क्या लिख सकते हैं टू टू अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस की जगह पे क्या लिख सकते हैं टू नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया नॉर्म अल्फा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा नॉर्म अल्फा प्लस नॉर्म बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो क्या आ जाएगा नॉर्म अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन आर इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा प्लस में नॉर्म बीटा। अब ये नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस की तीनों कंडीशन हो गई होल्ड, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस हो जाएगा। अब ये जो हमने वेक्टर स्पेस माना था, ये जो हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस माना था ये हमने आर्बिट्रेरी माना था, इसका मतलब जितने भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं एक नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस होते हैं। ओके, ये हो गई थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम पर आ जाते हैं, और नेक्स्ट थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि इफ एस इक्वल्स टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, इफ बीटा बिलोंग्स टू वी if beta belongs to V, then gamma equals to beta summation I equals to 1 to m beta alpha I is orthogonal to each alpha 1 alpha 2 alpha m। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास इस तरीके से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम जैसे वेक्टर्स हैं और ये वेक्टर अगर ऑर्थोनॉर्मल है
तो हमारे पास कोई बीटा वेक्टर कोई गामा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा इस टाइप से, है ना, जो कि कैसा होगा, बीटा माइनस समेशन बीटा आई अल्फा आई, जो कि हर एक अल्फा पे क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या होता है? ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब होता है केवल जिस वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, केवल उसी के साथ इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 1 आएगी, बाकी सबके साथ क्या आएगी, 0। यानी कि अल्फा आई जे अगर अपन ले रहे हैं, अल्फा आई अल्फा जे, है ना, अगर हम अल्फा आई और अल्फा जे का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। 1 कब आएगी, जब आई इक्वल्स टू क्या हो, जे हो, और 0 कब आएगी, जब आई इक्वल्स टू जे ना हो। तो इसे कहा जाता है ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया कि हम जो है डिफरेंट वेक्टर के साथ अगर इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होगा, 0 होगा, और अगर सेम वेक्टर रहेगा तो 0 नहीं होगा, जो भी उसका इनर प्रोडक्ट रहेगा वो आएगा। ठीक है। तो इस थ्योरम का को प्रूफ करते हैं अपन। आ जाए तो मान लेते हैं कि ये एस कोई सेट है और ये सेट कैसा, ऑर्थोनॉर्मल है, और बीटा कोई वेक्टर वी का इस तरीके से है कि इसकी हेल्प से हम गामा डिफाइन कर पा रहे हैं, और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा इक्वल्स टू है बीटा माइनस बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट और अल्फा आई, और इसका है क्या, समेशन। तो हमें क्या बताना है, ऑर्थोगोनल बताना है। तो ऑर्थोगोनल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट ले लो, अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है। तो गामा का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं किससे, अल्फा के से। ठीक है। अब गामा की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस समेशन बीटा आई अल्फा आई और अल्फा आई, इसका इनर प्रोडक्ट किससे, अल्फा के से। अब अगर अल्फा के से इनर प्रोडक्ट होगा तो एक बार इस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के से होगा, और एक इस बार इस पूरी क्वांटिटी का इनर प्रोडक्ट इसके साथ होगा। इसका मतलब बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा के से और माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m, और ये बीटा अल्फा आई ऐसा आ जाएगा, और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे, अल्फा के से। अब जो अल्फा वाला सेट है, अल्फा कहाँ का है, सेट एस का है। अब एस के पास जो एलिमेंट्स है, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम जो है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। अब ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होगा, सेम रहेंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, और डिफरेंट रहेंगे तो इनका इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अल्फा आई अल्फा के आ रहा है, इसकी वैल्यू क्रोनेकर डेल्टा के इक्वल हो जाएगी, और ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी अगर आई और के इक्वल है, और 0 के इक्वल होगी अगर क्या होगा, आई और के इक्वल नहीं है। ओके। इसका मतलब 1 पे वैल्यू केवल मिलेगी, यानी कि यहाँ पे अल्फा आई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, अल्फा के से, क्योंकि ये वैल्यू केवल और केवल तभी अपन को मिलेगी जब आई किसके इक्वल हो, के इक्वल हो। ठीक है। और तो ये समेशन का काम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी वेक्टर्स के साथ बीटा का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी सभी वेक्टर्स के साथ अगर 0 हो जाएगा तो केवल के लिए ये 1 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कितना बचेगा, बीटा अल्फा के बचेगा। अब बीटा अल्फा के में से बीटा अल्फा के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब गामा कोई वेक्टर था जो इस थ्योरम के स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया था। इस वेक्टर के साथ एस के किसी जनरल एलिमेंट अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, और इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये जो गामा है ये अल्फा के पे क्या है, ऑर्थोगोनल है ना। और हमें यही प्रूफ करके बताना था कि गामा क्या है, हर एक वेक्टर पे ऑर्थोगोनल होगा। नेक्स्ट थ्योरम का नाम है बेसल्स इनइक्वालिटी, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इफ एस इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m is any finite orthonormal set in an inner product space V, and if beta is any vector in V, then prove that summation बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल्स टू क्या होगा, नॉर्म बीटा के स्क्वायर के। ओके। क्या करना है, समेशन
बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, नॉर्म बीटा का स्क्वायर। अब प्रूफ करके देखते हैं यही आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं एस इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एम कोई हमारे पास एक अर्थोनॉर्मल सेट है। फिर से अर्थोनॉर्मल सेट का मतलब सेम सेम वेक्टर्स के बीच में इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये जो वेक्टर, ये जो सेट मान रहे हैं अर्थोनॉर्मल सेट एस, ये हम किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर एफ में मान रहे हैं। अब मान लेते हैं बीटा बिलोंग करता वी में, ये कोई वेक्टर है और गामा कुछ इस तरीके से अर्थोनॉर्मल, जहां जहां पे देखिए जहां जहां पे आपको अर्थोनॉर्मल सेट देगा वहां वहां गामा हमें कैसा मानना है, बीटा माइनस समेशन और बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट और अल्फा आई बाहर। और अगर आपको अर्थोगोनल सेट देता है तो ये मानना है बीटा माइनस समेशन बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट और अल्फा आई अपॉन में नॉर्म अल्फा आई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थोड़ा अर्थोनॉर्मल और अर्थोगोनल में डिफरेंस रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं और प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इस थ्योरम को। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मान लेते हैं गामा की वैल्यू कितनी है, बीटा माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट और अल्फा आई क्या हो जाएगा, बाहर भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, हमें बेसिकली प्रूव ये करना है कि जो समेशन बीटा अल्फा आई के मॉडुलस का स्क्वायर है ये लेस देन आर इक्वल्स टू किसके आएगा, नॉर्म बीटा के। तो एक काम करते हैं, गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से ही ले लेते हैं, तो ये सारी चीजें लिख के कर लेते हैं। गामा की वैल्यू हमारे पास है बीटा माइनस में समेशन बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा आई से और अल्फा आई बाहर। तो एक काम करते हैं, गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से ही ले लेते हैं। तो गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस समेशन बीटा अल्फा आई और अल्फा आई, इसी का इनर प्रोडक्ट इसी से, यानी कि बीटा माइनस समेशन बीटा अल्फा आई और अल्फा आई, इतना आ जाएगा। अब अगर इसके आगे चलते हैं हम और इनर प्रोडक्ट पता करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बीटा माइनस में सॉरी एक बार बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, समेशन बीटा अल्फा आई से और अल्फा आई बाहर, और माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी गलत लिख रहा हूँ अभी भी, बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा एक बार बीटा माइनस समेशन बीटा अल्फा आई और अल्फा आई से। फिर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे, और समेशन बीटा अल्फा आई इसका इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट हो जाएगा बीटा माइनस में समेशन और कितना, बीटा अल्फा आई और अल्फा आई, इतना हो जाएगा। ओके, अब जब हम यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा से हो जाएगा और माइनस में बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, समेशन बीटा अल्फा आई और कितने से, अल्फा आई से। और फिर आगे और बढ़े तो माइनस यहाँ से देखिए एक बार क्या होगा, समेशन बीटा अल्फा आई और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, बीटा से हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना कितना आ जाएगा, समेशन बीटा अल्फा आई और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, समेशन बीटा अल्फा आई और कितना, अल्फा आई से, ऐसा हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं हम, इसके आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए बीटा का अगर बीटा से ही इनर प्रोडक्ट है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा से बीटा के इनर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोलेंगे। तो यानी कि बीटा से बीटा का इनर प्रोडक्ट जहाँ पे है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसे ही जहाँ पे अल्फा का अल्फा से इनर प्रोडक्ट रहेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ से आ जाएगा नॉर्म बीटा का स्क्वायर
माइनस यहाँ से देखो ये क्वांटिटी स्केलर है, इसको पीछे से आगे लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा समेशन बीटा अल्फा आई, और इस पे बार लग जाएगा क्योंकि पीछे से बार आ रहा है, और बीटा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट। देन आगे चलते हैं, माइनस यहाँ से आगे से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा समेशन बीटा अल्फा आई, और कितना अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे बीटा से। और फिर यहाँ पे लास्ट स्टेप सॉल्व करते तो आगे से वैल्यू बाहर जाएगी तो एज इट इज आ जाएगी समेशन बीटा अल्फा आई, और समेशन बीटा अल्फा आई पे क्या बाहर आ जाएगा, और कितना अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट अल्फा आई से। ये इतनी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। ओके, ये दो जगह जो समेशन यूज कर रहे हैं दोनों के समेशन की लिमिट को चेंज कर दो पहली फुर्सत में। यहाँ पे लगा दो i इक्वल्स टू 1 to m है, और इस समेशन को बोलो ये j इक्वल्स टू 1 to m है। थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, यहाँ पे j इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे भी j लग जाएगा। ओके, फिर यहाँ से बीटा का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा j आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा j आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से j इक्वल्स टू 1 to m, और फिर इसके बाद यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 to m आएगा, और यहाँ पे अल्फा आई आएगा, और इधर क्या आ जाएगा j इक्वल्स टू 1 to m आ जाएगा, और यहाँ अल्फा j, और यहाँ पे भी अल्फा j आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी क्या आ जाएगा j आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा j आ जाएगा। यार गामा से गामा का ही प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा गामा का इनर प्रोडक्ट गामा से। ये और गामा की वैल्यू है कितनी बीटा माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m, बीटा अल्फा आई और अल्फा आई बाहर। अब यहाँ पे क्या करते हैं दो गामा ले रहे हैं तो यहाँ पे समेशन चेंज कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं बीटा माइनस जे इक्वल्स टू 1 to m, बीटा अल्फा जे और अल्फा जे। अब यहाँ से अगर देखें तो क्या होगा बीटा का इनर प्रोडक्ट एक बार क्या होगा बीटा से होगा, और इस बीटा का इनर प्रोडक्ट एक बार इस समेशन वाली टर्म से होगा। तो कितना आ जाएगा बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा माइनस जे इक्वल्स टू 1 to m, बीटा अल्फा जे। फिर माइनस में ये जो समेशन वाली टर्म इधर है इसका एक बार इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा, समेशन वाली टर्म का एक बार प्रोडक्ट किससे हो जाएगा इस वाली टर्म से हो जाएगा, और एक बार इधर वाले समेशन वाले टर्म से हो जाएगा। तो इसका मतलब समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई, और ये वेक्टर है तो अल्फा जे का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा बीटा माइनस इतनी क्वांटिटीज के साथ में हो जाएगा। बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से, और ये समेशन वाली चीज क्या कर देंगे बाहर भेज देंगे, और पीछे से बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी कि j इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा जे का बार, और अल्फा जे सॉरी यहाँ पे बीटा अल्फा जे, बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे अल्फा जे से होगा। फिर इसके आगे चलते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से ये वाली टर्म ओपन करते हैं ना, यहाँ से अल्फा इसका इनर प्रोडक्ट किससे बीटा से हो जाएगा, यानी कि समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई बाहर एज इट इज, और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगा बीटा से। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से इस वाले पे पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और कितना ये समेशन एक तो बाहर है पहले से आई इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई, और ये पीछे से ये क्वांटिटी पीछे से बाहर आएंगे समेशन j इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा जे पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा अल्फा जे पे क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और अल्फा जे पे बाहर आ जाएगा तो कितनी वैल्यू मिल गई अपने पास, देखिए अपने पास क्या गया समेशन i इक्वल्स टू 1 to m समेशन j इक्वल्स टू 1 to m, ये क्वांटिटी पहले से ही बाहर थी यानी कि बीटा अल्फा जे अल्फा आई, और ये क्वांटिटी पीछे से क्या है तो कितना हो जाएगा बीटा अल्फा जे पे बाहर आ जाएगा। कितना बचा अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट किससे अल्फा जे से, ये आ जाएगा। अब बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा से तो क्या हो जाएगा मॉडुलस नॉर्म बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और देखो ये बीटा बीटा क्या है बीटा अल्फा जे का बार है, और इसका प्रोडक्ट कितना है बीटा अल्फा जे से है, तो क्या आ जाएगा समेशन जे इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा जे के मॉडुलस का क्या स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, यानी कि माइनस आई इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई, और कितना बीटा अल्फा आई का मॉडुलस, फिर प्लस में समेशन आई इक्वल्स टू 1 to m जे इक्वल्स टू 1 to m बीटा अल्फा आई और बीटा अल्फा आई
सॉरी बीटा अल्फा आई बीटा अल्फा जे का क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इधर अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट जो अल्फा जे से है यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोनिकर डेल्टा आ जाएगा। यानी कि आई और जे सेम रहेंगे तभी हमें ये वैल्यू मिल पाएगी। तो हमने क्या किया, इसमें क्या किया, इसमें आई इक्वल्स टू जे मान लिया भाई। और इधर ये नॉर्म बीटा का स्क्वायर चल रहा था, ये मॉडुलस एज इट इज। और यहाँ पे जो हमने ये चेंज किया बीटा अल्फा आई का मॉड, तो ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, बीटा अल्फा आई के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर हम आई इक्वल्स टू जे मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रोनेकर डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी कि जे इक्वल्स टू 1 टू m बीटा अल्फा जे का इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा जे के इनर प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास बीटा अल्फा जे के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे यही वैल्यू किस में है, माइनस में है। तो ये वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यानी कि हमारे पास कितना बचेगा, नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस में समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू m बीटा अल्फा जे के इनर प्रोडक्ट क्या है, स्क्वायर है, एज इट इज आ जाएगा। अब हमें क्या पता होता है कि अगर सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कि ये जो वैल्यू हमने गामा के इनर प्रोडक्ट की निकाली है क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा। यानी कि नॉर्म बीटा का स्क्वायर क्या होगा, नॉर्म बीटा का स्क्वायर माइनस समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू m बीटा अल्फा जे के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी को उधर भेज देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू m मॉडुलस ऑफ बीटा अल्फा आई के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म बीटा का स्क्वायर। और ये थ्योरम यहीं पे हो जाएगी खत्म। वो है क्या, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है। तो ए बेसिस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस व्हिच कंटेन्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। यानी कि किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस की कोई बेसिस हो, उसके पास जो वेक्टर हो वो क्या हो, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो और साथ साथ में यूनिट वेक्टर भी हो। इसका मतलब क्या हो कि अगर आप अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें, अल्फा का इनर प्रोडक्ट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आए, 1 आए, है ना। या अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट अल्फा जे से करें तो क्या आए, 0 आए। और अल्फा आई का इनर प्रोडक्ट अल्फा आई से ही करें तो क्या है, 1 आए। यानी कि सेम वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करो तो कितना आए, 1 आए। और डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करो तो क्या आए, 0 आए। तो ऐसी बेसिस को क्या कहा जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, और ये कहता है कि अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो हमें क्या करना है, प्रूव दैट टू वेक्टर्स अल्फा बीटा इन रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ IFF, यानी कि इफ एंड ओनली इफ। क्या होगा इफ एंड ओनली इफ, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब इफ एंड ओनली इफ है, मतलब बोथ डायरेक्शन में हमें प्रूफ करना है। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो इस कंडीशन को ट्रू बताना है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसको ऑर्थोगोनल बताना है। यानी कि हम अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 लेके चले और इस कंडीशन को ट्रू बता दें, और फिर इसके कन्वर्स पार्ट में इस कंडीशन को लेके चले और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट कितना बता दें, 0 बता दें, तो ये थ्योरम हो जाएगी प्रूफ। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। फर्स्ट हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई VF एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी कि जो फील्ड रहेगा वो रियल नंबर का रहेगा। और इसमें हम कोई दो वेक्टर मान लेते हैं अल्फा और बीटा, सच दैट ये जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल है इसका मतलब क्या होगा, इनका इनर प्रोडक्ट कितना होगा, 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जाएगा तो हमें बड़े दिनों से ये पता है, क्या पता है, कि नॉर्म अल्फा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा होता है। तो ऐसे ही अगर हम ये पता करने के लिए जाएं कि अल्फा प्लस बीटा के नॉर्म का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो वो उसी रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से। यहाँ से फिर से वही मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा से। यहाँ से अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से, फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा से,
फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से, और बीटा का इनर प्रोडक्ट किससे, बीटा से। अब हमने ये पढ़ा है कि अल्फा अगर बीटा पे ऑर्थोगोनल है तो इसकी वैल्यू 0, और अगर अल्फा बीटा पे ऑर्थोगोनल है तो बीटा भी अल्फा पे ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 और बीटा अल्फा के इनर प्रोडक्ट की 0। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या बचेगा, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। यानी कि हम लेके चले थे नॉर्म अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और हमें ये क्या मिल गया, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर। तो यही हमें पहली कंडीशन प्रूफ करके बतानी थी। तो हमने क्या माना, ऑर्थोगोनल माना और इस कंडीशन को ट्रू बता दिया। अब इसके कन्वर्स पार्ट में चलते हैं, इस कंडीशन को कंसीडर कर लेते हैं और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 बताते हैं। तो कहेंगे मान लेते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बीटा का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा, और स्वार्स इनइक्वालिटी यूज करें तो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। अब देखो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर के नाम से बीटा स्क्वायर का नाम कैंसिल, यानी कि 2 इंटू अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। और जब अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कहता है 2 वेक्टर्स अल्फा बीटा इन ए कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ। वही कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा जो है बढ़ गई। अगर हम पता करेंगे नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर, तो क्या आएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी का स्क्वायर नॉर्म बीटा का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो फिर से इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब बोथ डायरेक्शन में थ्योरम प्रूफ करना है, यानी कि ऑर्थोगोनल मानना है, फिर इस कंडीशन को ट्रू बताना, फिर इस कंडीशन को ट्रू मानना और ऑर्थोगोनल बताना है। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं वी कोई कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बीटा इसमें कोई दो वेक्टर हैं, सच दैट ये दोनों वेक्टर कैसे ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फटाक से फिर से कहेंगे, हमें पता है अगर हम नॉर्म अल्फा का स्क्वायर पता करते तो क्या आता है, अल्फा अल्फा का क्या आता है, इनर प्रोडक्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम पता करेंगे कितना, ए अल्फा प्लस बी बीटा के का नॉर्म का स्क्वायर पता करेंगे तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा से। अब क्या होगा, ए अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा से और बी बीटा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा से। अब यहाँ ए आगे है तो आगे से बाहर निकाल लो इसको, तो क्या आ जाएगा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा से, और यहाँ से बी भी बाहर निकाल लो तो बीटा का इनर प्रोडक्ट ए अल्फा प्लस बी बीटा से। अब यहाँ से देखो, अगर अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से होगा तो ये ए पीछे रहेगा, इसको बाहर निकालोगे तो ए बाहर हो जाएगा, अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से। फिर अल्फा का इनर प्रोडक्ट जब बीटा से होगा तो देखो बी पीछे से बाहर आएगा, यानी कि ए बी बार अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा से। इधर ऐसे ही बी पहले से बाहर है और बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर अल्फा से होगा तो अल्फा कहाँ है, पीछे है, और यहाँ से ए बाहर आएगा तो ए पे बाहर आ जाएगा, यानी कि बी ए का बार और बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा से। ऐसे यहाँ से अगर बी बाहर आएगा पीछे से तो क्या आ जाएगा, बी पे बाहर आ जाएगा, बीटा का इनर प्रोडक्ट बीटा से। अब देखो ऑर्थोगोनल है तो अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट कितना है, 0 है, और ये भी कितना है, 0 है। तो ये दोनों क्या हो गए, 0 के खत्म हो गए। ए का मल्टीप्लाई ए के बाहर से होगा तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा अल्फा का इनर प्रोडक्ट नॉर्म अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू तो 0 है और ये वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो बी का बी बार से मल्टीप्लाई तो बी के मॉडुलस का स्क्वायर, और बीटा का बीटा से इनर प्रोडक्ट होगा तो नॉर्म बीटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब कुल मिला करके हमारे पास क्या आ गया, हमने पता करा ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर, ए के मॉडुलस का स्क्वायर नॉर्म अल्फा का स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर नॉर्म बीटा का स्क्वायर, और हमें यही प्रूफ करके बताना था। अब इसके कन्वर्स पार्ट पे आ जाते हैं। तो कन्वर्स पार्ट में मान लेते हैं ये ट्रू है, यानी कि अल्फा बीटा दो वेक्टर्स हैं वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ में। तो और ये इस तरह से है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा के नॉर्म का जो स्क्वायर है ये कितना है, ए का मॉडुलस का स्क्वायर नॉर्म एक अल्फा का स्क्वायर, बी के मॉडुलस का स्क्वायर नॉर्म बीटा का स्क्वायर, इस तरीके से है। ओके।
और अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बार और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट, और फिर ए बार बी अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस में बी के मॉडुलस का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये इक्वल्स टू क्या, ये जो इक्वल्स टू में दिया हुआ है। अब देखो इससे ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, बीटा इससे ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास ए बार बी अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट प्लस ए बार बी अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, ये जो आया है ना, आप इनर प्रोडक्ट आप वही अभी अपन ने ये सॉल्व करा है ना, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। यहाँ पे ये सॉल्व करा हुआ, अगर आपको स्क्वायर निकालते नहीं आता तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देना है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो स्क्वायर होता है, नॉर्म ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का जो स्क्वायर होता है वो कितना आता है, ये इतना आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जाके कहाँ रख देना, यहाँ पे रख देना, और इससे ये इसको कट कट कर देंगे और इससे इसको कट कर देंगे और काम अपना क्या हो गया, खत्म, है ना। तो बचा कितना, ए बी का बार अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट प्लस ए बार बी अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या, कॉन्जुगेट। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 1 रख देते हैं। अगर ए और बी की जगह पे 1 रख देंगे तो कितना बचेगा, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट और अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या, कॉन्जुगेट। अब जब हम जेड में जेड बार प्लस करते हैं टू रियल जेड आता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जब अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट में अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या कॉन्जुगेट प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू रियल अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। अगर 2 टाइम जीरो के इक्वल है, इसका मतलब रियल अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही क्या करते हैं, ए की जगह पे आयोटा रखते हैं और बी की जगह पे 1 रखते हैं। ए की जगह पे आयोटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा 1 और अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन आयोटा का कॉन्जुगेट, जब कॉन्जुगेट पता करते हैं तो आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रख देते हैं, तो यहाँ पे ए का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा, और बी की जगह पे 1 और अल्फा बीटा के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा बीटा, है ना, आयोटा को कॉमन करके उधर भेज दिया 0 की तरफ, तो 0 हो गया, और कितना बचा, अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का क्या, बार। अब कहीं पे z माइनस जेड बार होता तो ये कुछ होता टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसा होता है। इसका मतलब अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट माइनस में अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का बार, इसका मतलब टू इमेजिनरी अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट अल्फा बीटा का भी क्या है, 0 है। अल्फा अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का रियल पार्ट भी 0 है, अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इसका मतलब अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट ही क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमने कंडीशन को ट्रू माना तो अल्फा बीटा ऑर्थोगोनल आ गए, तो ये हो जाएगी आपकी थ्योरम खत्म। नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं, और ये है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में डिस्टेंस क्या होती है दो वेक्टर्स के बीच की। तो मान लो V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर, तो जो डिस्टेंस रहेगा दो वेक्टर अल्फा और बीटा के बीच का, इसे बोलेंगे डी अल्फा बीटा, और इसे डिफाइन किया जाएगा डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है। तो जैसे ये डिस्टेंस फंक्शन यहाँ यूज होगा है ना, ऐसे डिस्टेंस फंक्शन यूज होगा कहाँ पे, ये यूज होगा मेट्रिक स्पेस पे। कहाँ पे यूज होगा, मेट्रिक स्पेस पे यूज होगा। ओके, तो आ जाते हैं प्रूफ, मतलब स्टेट एक थ्योरम ले लेते हैं और इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। तो हमें क्या करना, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव दैट, क्या क्या प्रूफ करना है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होगा। दो वेक्टर्स अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगा। बाय द चांस इनके बीच की डिस्टेंस अगर 0 हो गई तो पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है या नॉन नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि 0 भी हो सकता है, और कभी 0 होगा भी तो क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर सेकेंड हमें ये प्रूफ करना है डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बीटा अल्फा, यानी कि घर से कॉलेज का डिस्टेंस इक्वल्स टू कॉलेज से घर का डिस्टेंस, है ना, दोनों सेम रहता है। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी आ जाती है। अगर अल्फा बीटा के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बिटवीन अल्फा गामा प्लस डिस्टेंस बिटवीन बीटा गामा।
और अगर हम डिस्टेंस पता करते हैं अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा में का, तो ये वही आता है जो डिस्टेंस रहता है अल्फा बीटा का। तो ये 4 पॉइंट प्रूफ करते हैं हम फटाफट। तो आ जाते हैं प्रूफ पे। पहला हमें ये प्रूफ करना है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। तो हमें ये पता है कि नॉर्म गामा क्या होता है, ग्रेटर नॉर्म अल्फा क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होता है। और कभी नॉर्म अल्फा की वैल्यू 0 होती भी है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सेम यही प्रोसेस, अगर नॉर्म अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होती है तो सेम इसी प्रोसेस पे नॉर्म अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होगी। और बाय द चांस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 हो भी जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। बाय द डेफिनेशन ऑफ, किसके डेफिनेशन से, नॉर्म की डेफिनेशन से। फिर अब नॉर्म की हेल्प से किसको डिफाइन करा, दोनों के बीच के डिस्टेंस को। इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच का जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगा। और बाय द चांस ये 0 हो भी जाता है तो क्या होगा, ये बीटा को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन जो है हमारी प्रूफ हो जाएगी। फिर सेकेंड पे आते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बीटा अल्फा होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं क्या, हमें बाय द डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। अब हमने ये पढ़ा है कि ए अल्फा का जो नॉर्म होता है ये क्या होता है, ये होता अगर इसका स्क्वायर पता करते हैं तो क्या होता है, मॉडुलस या स्क्वायर नहीं भी रहता है तो क्या आता है हमारे पास, हमारे पास आता है मॉडुलस ऑफ ए नॉर्म ऑफ अल्फा, ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस को कॉमन करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का मॉडुलस बाहर आ जाएगा और बीटा माइनस अल्फा का नॉर्म आ जाएगा। मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है, यानी कि -1 प्लस में 1 हो जाएगा। और बचेगा क्या, नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा। और बीटा माइनस अल्फा मतलब बीटा से अल्फा का डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बीटा अल्फा। तो इसका मतलब ये हो गया जो डिस्टेंस अल्फा और बीटा के बीच की है वही डिस्टेंस क्या होगी, बीटा और अल्फा की रहेगी। फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा पता कर लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा और बीटा क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें काम क्या करते हैं, इसमें काम करते हैं माइनस कर देते गामा को और प्लस कर देते गामा को। माइनस भी करा प्लस भी करा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और नहीं पड़ेगा तो इस पे इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ही। और सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस में नॉर्म ऑफ बीटा माइनस सॉरी गामा माइनस बीटा। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर आप पता करते हैं तो क्या आता है, लेस देन आर इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस में नॉर्म ऑफ क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर ये हो गया है ना, गामा माइनस सॉरी अल्फा माइनस गामा, एक वेक्टर हो गया गामा माइनस बीटा। तो क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस गामा प्लस में नॉर्म ऑफ गामा माइनस बीटा। तो ये हो गई कौन सी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये वाली भी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं हम, राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा क्या होगा, इनके डिफरेंस के नॉर्म के इक्वल। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस का बीटा से मल्टीप्लाई इधर तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस का गामा प्लस का गामा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा बचा। और अल्फा माइनस बीटा को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा बोलते हैं। तो इसके साथ ही ये थ्योरम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।